अगर ईसीआई ने अभी भी इस पर एक्शन नहीं लिया तो ये इंडिया का बिगेस्ट वोट फ्रॉड हुआ है। वोट चोरी। प्रधानमंत्री लोकसभा के अंदर एंट्री करते हैं और नारे लगते हैं वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोर 7 अगस्त 2025 जब से राहुल गांधी ने वोट चोरी का प्रूफ दिया है, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बेंगलुरु के महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 लाख से भी ज्यादा फेक वोट्स का एविडेंस देकर ईसीआई पर इतना बड़ा एलिगेशन लगाया है, उसके बाद से सभी लोग ये राह देख रहे थे कि इस पर इलेक्शन कमीशन क्या रिस्पॉन्ड करेगी, क्योंकि ये एलिगेशंस काफी सीरियस और डेंजरस है। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 17 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी के सारे एलिगेशंस को रिस्पॉन्ड किया, और रिस्पॉन्स के नाम पे इन्होंने जो जवाब दिया है, इसके बाद तो वोट चोरी वाले इस स्कैंडल पे और ज्यादा शक होने लगा है। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों और उसका पता क्या दिया जाता है? 0 नंबर। इसी बीच बिहार से न्यूज आती है और पता चलता है कि बिहार के 65 लाख वोटर्स के नाम काटे जा चुके हैं। 22 लाख लोगों को बिना डेथ सर्टिफिकेट के डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। जिसके बाद तो राहुल गांधी का वोट फ्रॉड वाला मुद्दा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। खैर, राहुल गांधी के इस वोट फ्रॉड वाले एलिगेशंस पे ईसीआई ने एग्जैक्टली क्या रिस्पांस दिया है, ईसीआई में अभी की डेट में क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है, और अभी ईसीआई को ऐसे क्या चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे ये 100% एश्योरेंस हो जाएगा कि ईसीआई यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा रही है। इन सब पे बात करेंगे, बट उससे पहले शॉर्ट में ये जान लेते हैं कि आखिर ये वोट चोरी हुआ कैसे। एंड हाँ, ये मत समझना कि इससे मेरा क्या लेना देना, नहीं। अगर एक भी वोट मैनिपुलेशन हुआ है तो ये आपके साथ, मेरे साथ, पूरे इंडियन सिटीजन के साथ बिट्रेयल हुआ है। इसीलिए थोड़ी देर के लिए साइड में बैठो और सुनो एग्जैक्टली हुआ क्या है। इस पूरे वोट चोरी ड्रामा की शुरुआत होती है 7 अगस्त 2025 से। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये बताया कि उनकी 30 से 40 लोगों की एक डेडिकेटेड टीम ने पिछले 6 महीने तक ग्राउंड पे काम करके ये पता लगाया है कि बेंगलुरु के महादेवपुरा लोकसभा सीट पर जो इलेक्शन हुआ था उसमें से 6.5 लाख के आसपास वोट्स कास्ट हुए थे, लेकिन इनमें से 1 लाख से भी ज्यादा वोट्स फर्जी थे। राहुल गांधी ने सबूत के साथ ये क्लियरली एक्सप्लेन किया कि ये 1 लाख फर्जी वोट्स अलग अलग 5 कैटेगरीज के अंडर आते हैं। पहला कैटेगरी है डुप्लीकेट वोटर्स का, जिसमें एक ही इंसान ने मल्टीपल जगह पे वोट किया था। इस बात का प्रूफ देते हुए राहुल गांधी ने इसका एग्जाम्पल भी दिया, जैसे ये आदित्य श्रीवास्तव, वो महाराष्ट्र में भी वोट करता है, कर्नाटका में भी वोट करता है, यूपी लखनऊ में भी वोट करता है और बेंगलुरु में भी। मतलब 4 जगह एक ही इंसान वोट कर रहा है। वोटिंग इन मल्टीपल पोलिंग बूथ्स इन कर्नाटका एंड ऑल्सो वोटिंग इन उत्तर प्रदेश, वोटिंग इन लखनऊ, वोटिंग इन वाराणसी। दिस इज द जेंटलमैन कॉल्ड आदित्य श्रीवास्तव। और ऐसे 11,965 वोटर्स थे। इस फर्जी वोटर में दूसरा कैटेगरी था फेक एड्रेस का। इसका सीन क्या था कि 40,000 घर का एड्रेस लिटरली 0 था। हाउस नंबर 0। There are thousands and thousands of these people. No address, house number 0. इस फर्जी वोटर में तीसरा कैटेगरी था बल्क रजिस्ट्रेशन का। इसमें क्या था कि एक सिंगल बेडरूम के घर में 80 वोटर्स रजिस्टर्ड थे। एंड जब राहुल गांधी की टीम ने जाकर वहाँ पे वेरीफाई किया तो वहाँ पे सिंगल फैमिली रहती है। House number 35. 80 voters live in this house. We sent people to check. They got beaten up. These 80 people live in this house. It's a single room house. और ऐसे वोटर्स का नंबर 10,452 लोगों का था। इस फर्जी वोटर्स का चौथा कैटेगरी है इनवैलिड फोटोज। मतलब एक ही फोटो कई जगह पे है एंड कहीं कहीं पे तो फोटो ही नहीं है। और ऐसे 1-2 लोग नहीं बल्कि 4,132 लोग तो ऐसे थे जिनका कोई फोटो ही नहीं था। Invalid photos. There are 4,000 voters. Either no photo or a photo that is so small that you can't see them. इस फर्जी वोटर्स का 5वां कैटेगरी है फॉर्म 6 का मिसयूज करना। फॉर्म 6 बेसिकली ये उनके लिए होता है जो 18 से 25 साल के न्यू वोटर्स होते हैं। एंड राहुल गांधी ने बताया कि 33,692 वोटर्स ऐसे थे जो इस फॉर्म 6 का मिसयूज कर रहे थे। इसके लिए राहुल गांधी ने 70 साल की शकुन रानी का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने दिखाया कि 70 साल की एज में ये न्यू वोटर बनी है। 33,692 votes. This basically is anybody who wants to vote for the first time. There's a lady called Shakun Rani, 70-year-old. She appears twice on the voter list. She comes in using form 6. मतलब ये पॉसिबल कैसे है? मतलब उनके लिए फॉर्म 6 का मिसयूज किया गया है। अब राहुल गांधी के इस एक्सपोजे के बाद पूरी मीडिया और सोशल मीडिया में हल्ला होने लगा। ये दोनों पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ एलिगेशंस लगाने लगी। राहुल गांधी ने तो ये तक कह दिया कि अगर इलेक्शन कमीशन हमें डिजिटल डाटा दे दे तो हम ये वोट चोरी पूरे देश भर में दिखा देंगे और साबित कर देंगे कि नरेंद्र मोदी गलत तरीके से पीएम बने हैं। अब राहुल गांधी चाहे बीजेपी पे जितना भी एलिगेशंस लगा ले, अभी के लिए हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है सिर्फ एक से, और वो है ईसीआई।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इलेक्शन करवाती है और हमारा एक एक वोट इसके थ्रू पॉलिटिशियंस को जाता है। तो मेरी और मैक्सिमम लोगों की ईसीआई पे आंखें थी कि ईसीआई सामने आकर राहुल गांधी को झूठा साबित कर दे प्रूफ के साथ, या फिर जो भी इशू हुआ है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ हमारे सामने रखे। बिकॉज हमने वोट दिया है तो हमारा ये हक बनता है ये जानने के लिए कि हमारे वोट के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या है। खैर देर से ही सही, पर राहुल गांधी के इन एलिगेशंस का ईसीआई रिस्पॉन्स देती है। बट ईसीआई का रिस्पॉन्स ऐसा था कि इसने कई सारे नए सवाल खड़े कर दिए। सबसे पहले तो ईसीआई ने राहुल गांधी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जस्ट 1 घंटे बाद एक्स पे ट्वीट करके बताती है कि नहीं राहुल गांधी जो भी क्लेम कर रहे हैं वो सारे मिसलीडिंग हैं। उसके बाद एक और पोस्ट करती है ईसीआई कि अगर राहुल गांधी को इतना ही भरोसा है अपने इन्वेस्टिगेशन पे तो वो ओथ साइन करे, तभी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मतलब यार तरीके से तो ये होना चाहिए था कि ईसीआई इस पे इन्वेस्टिगेशन करके राहुल गांधी की तरह ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी के सारे एलिगेशंस को झूठा साबित कर देता, ताकि हमें भी लगता कि हाँ यहाँ पे ईसीआई ने ट्रांसपेरेंसी दिखाई है और हम ईसीआई पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। बट नहीं, ईसीआई बस अड़ी थी कि पहले राहुल गांधी शपथ दे उसके बाद ही हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। एंड थक हार कर राहुल गांधी के इस एक्सपोजे के 10 दिन बाद ईसीआई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और ईसीआई ने क्या रिस्पॉन्स दिया है ये सुनो। ईसीआई के ऑफिशियल सीसी ज्ञानेश कुमार और उनकी पूरी टीम ने एक डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन्वेस्टिगेशन के नाम पे उन्होंने किस तरह से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है जरा ये देखो। सबसे पहले तो ज्ञानेश कुमार जी इमोशनल कार्ड खेलते हैं कि ये कहते हुए कि राहुल गांधी ने वोटर्स को अपराधी बना दिया है, राहुल गांधी ने संविधान का अपमान किया है। मतलब ना जाने क्या क्या बेसलेस की बातें करके सिंपैथी गेन करने की कोशिश की। लेकिन बेसिक फैक्ट तो ये है कि राहुल गांधी ने तो बस इलेक्शन कमीशन का ही डेटा दिया था, अपने पास से कुछ भी नहीं बनाया था। जो वोटर लिस्ट था, जो रजिस्ट्रेशन था, जो एड्रेसेस थे, सब ईसीआई के ही रिकॉर्ड से लिए गए थे। तो अगर उसमें कुछ गलती है तो अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है? ऑफ कोर्स यार ईसीआई की। वैसे यहाँ पे मैं ये क्लियर कर दूं कि आप ये मत समझना कि मैं किसी एक पार्टी का साइड ले रहा हूँ। यहाँ पे बात किसी पार्टी की है ही नहीं, बात है हमारी वोट्स की और ईसीआई की। तो अपने आप को थोड़ा सेंटर में ही रखकर चलना। तो वीडियो पे वापस आते हैं। खैर सिंपैथी गेन करने के अलावा ईसीआई ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्राइवेसी का भी खूब ड्रामा खेला। सीसी ज्ञानेश कुमार बार बार ये कह रहे थे कि मशीन रीडेबल डाटा इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उससे प्राइवेसी का इश्यू हो सकता था। माँ बहने बेटियों का वीडियो हम नहीं दिखा सकते, हम सीसीटीवी फुटेज शेयर नहीं कर सकते प्राइवेसी के वजह से। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? तो एक बात बताओ, फिर वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगाने का क्या सेंस बनता है? और यार यहाँ पे एक पब्लिक सीसीटीवी फुटेज मांगा जा रहा है जिसमें बस हम वोट डालने गए हैं, उसको देने में क्या दिक्कत है? मतलब अगर फुटेज नहीं देना था तो कम से कम एक ढंग का बहाना तो दे देते। और यहाँ पे किस प्राइवेसी के बारे में बात हो रही है? आज के डेट में हम कॉमन लोगों का कोई प्राइवेसी है भी? गवर्नमेंट के पास हमारा पूरा बायोमेट्रिक डेटा है आधार के जरिए। गवर्नमेंट हमारे यूपीआई आईडी को ट्रैक करती है कि हम कितना ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। और अभी तो इनकम टैक्स का नया नियम आया है कि अब सरकार आपकी सोशल मीडिया अकाउंट, पर्सनल ईमेल्स, बैंक अकाउंट्स, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट्स, मतलब आपके हर तरह के अकाउंट के बिना आपके परमिशन का एक्सेस कर सकती है और आप घंटा कुछ नहीं कर पाओगे। तो एक बात बताओ, हमारे पास प्राइवेसी के नाम पे बचा ही क्या है? और आप यहाँ प्राइवेसी की बात कर रहे हो, कैसी प्राइवेसी? खैर हाउस नंबर 0 कंट्रोवर्सी पर ईसीआई का एक्सप्लेनेशन था कि ये प्रोविजन होमलेस लोगों और माइग्रेंट वर्कर्स के लिए होता है। जिन लोगों के पास घर नहीं होता, आप लोग भाग्यवान हैं। कई लोगों के पास घर नहीं होता लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है और उसका पता क्या दिया जाता है? 0 नंबर। टेक्निकली सुनने में ये बात बहुत सही लगती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में जो गैप्स है उनको इग्नोर किया गया। मतलब अगर हाउस नंबर 0 लेजिटिमेट है तो उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन प्रोसेस क्यों नहीं है? ईसीआई को ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया बताना चाहिए था कि हाउस नंबर 0 एलोकेशन के लिए क्राइटेरिया क्या है। बट यहाँ पे ईसीआई ने कुछ बोला डुप्लीकेट वोटर आईडी इशू पर, तो ईसीआई ने खुद ही एक तरह से कन्फेस कर लिया। सीसी ज्ञानेश कुमार ने एडमिट किया कि हाँ डुप्लीकेट एंट्रीज होती है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है उन्हें आइडेंटिफाई करके डिलीट करने का। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये ऑनगोइंग प्रोसेस है तो 2024 इलेक्शन से पहले कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, या फिर इसको कंप्लीटली रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? आधार के साथ बायोमेट्रिक लिंकिंग टेक्नोलॉजी इजीली अवेलेबल है, तो फेस रिकॉग्निशन से, फिंगरप्रिंट मैचिंग से डुप्लीकेट डिटेक्शन ऑटोमेटिकली हो सकती है। और अभी तो 2025 चल रहा है, एआई का जमाना चल रहा है, तो अभी की डेट में मैन्युअली डुप्लीकेट्स को आइडेंटिफाई करने का क्या सेंस बनता है? और ऊपर से इसका एक्सक्यूज देना, ये तो बिट्रेयल जैसा फील होता है। आगे ईसीआई ने
80 लोग एक घर में रजिस्ट्रेशन इशू पर भी अपना डिफेंस दिया। ईसीआई ने कहा कि अर्बन एरियाज में माइग्रेंट वर्कर्स या पीजी एकोमोडेशंस में मल्टीपल लोग टेम्पररी रह सकते हैं, लेकिन इंडिया टुडे के ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन के बाद ईसीआई का ये डिफेंस काफी वीक लग रहा है। इंडिया टुडे ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि 10-15 स्क्वायर फीट के एक हाउस में 80 वोटर्स रजिस्टर थे। तो ये कैसे पॉसिबल है? पता नहीं ईसीआई इस पर क्या लॉजिक लगा रही है। फॉर्म 6 मिसयूज के केस में जब 70-80 साल के लोग न्यू वोटर्स बन रहे थे, तब ईसीआई ने इस पे जवाब देते हुए कहा कि एज वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन ये एक सिस्टमेटिक फेलियर है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सिंगल केस नहीं है, बल्कि ऐसे हजारों केस है। तो यहाँ पे इसको आधार से डेट ऑफ बर्थ का क्रॉस वेरिफिकेशन ऑटोमेटिक क्यों नहीं किया गया? और बीएलओस को 70-80 साल में और 20-25 साल में कोई डिफरेंस नजर नहीं आता क्या? मतलब इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईसीआई ने जर्नलिस्ट को टेक्निकल एक्सप्लेनेशंस दिया, लेकिन सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स कैसे सुधारे जा सकते हैं इस पे बात ही नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि इन सब का सोल्यूशन क्या है? क्या इसको ठीक किया भी जा सकता है या फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा? तो देखो, सबसे पहले जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है ईसीआई, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अभी के डेट में ईसीआई की ट्रांसपेरेंसी की कमी दिख रही है। तो ईसीआई को अभी तुरंत और बिना किसी बहाने के मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट रिलीज कर देना चाहिए, ताकि जिसको भी चेक करना है वो चेक कर सके और वेरीफाई कर सके कि यहाँ पे सब कुछ सही है, या जो भी इशू है वो देख सके। सीसी ज्ञानेश कुमार ने कहा कि मशीन रीडेबल लिस्ट से वोटर्स की प्राइवेसी वायलेट हो सकती है, और उन्होंने 2019 के सुप्रीम कोर्ट रूलिंग का हवाला दिया। लेकिन एक्सपर्ट्स का यहाँ पे कहना है कि प्राइवेसी के नाम पे यहाँ पे बस डेटा को छुपाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब तक आप डेटा को एनालाइज ही नहीं करने देंगे तो गलतियां कैसे पकड़ी जाएंगी। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज का मामला भी बहुत सीरियस है। अभी क्या है कि ईसीआई 45 डेज के बाद सारे सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर देती है, मतलब इलेक्शन के 45 डेज के बाद। रिफॉर्म की जरूरत है, तो यहाँ पे इसको सुधार कर ईसीआई को सीसीटीवी फुटेज को बहुत ज्यादा दिन तक स्टोर रखना चाहिए, और जब कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई डिमांड करती है तो उसे दे दो, ताकि वो वेरीफाई कर सके। इवन आप ये जानकर चौंक जाओगे कि ईसीआई फॉर्म 70C और फॉर्म 20 जैसे लीगली रिक्वायर्ड फॉर्म्स को भी अपलोड नहीं करती। फॉर्म 70C पुलिंग बूथ्स पे डाले गए वोट्स का रिकॉर्ड होता है, और फॉर्म 20 फाइनल रिजल्ट शीट होती है। ये फॉर्म्स ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत जरूरी है। तो ईसीआई को इन फॉर्म्स को अपनी वेबसाइट पर टाइम पर एक्सेसिबल और मशीन रीडेबल फॉर्मेट में अपलोड कर देना चाहिए, ताकि ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ईसीआई ये सब रिफॉर्म्स कर क्यों नहीं रही है? तो शायद इसलिए बिकॉज आज के डेट में ईसीआई ट्रूली इंडिपेंडेंट है ही नहीं। कैसे? देखो राहुल गांधी ने जब वोट चोरी का एलिगेशन लगाया तो ईसीआई ने उनसे शपथ मांग लिया, बट बीजेपी से अनुराग ठाकुर भी सेम काम करते हैं। वो भी आते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस के 6 सीट्स में भी फ्रॉड हुआ है, और प्रूफ्स भी दिखाते हैं। लेकिन क्या अनुराग ठाकुर को ईसीआई ने मिसलीडिंग कहा? नहीं। क्या ईसीआई ने अनुराग ठाकुर से ओथ मांगा? नहीं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये जो मैंने बताया ये तो शायद ईसीआई का इंडिपेंडेंट ना होने का एक एग्जाम्पल था, बट ईसीआई इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है इसके कुछ रीजंस है। देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324(2) के हिसाब से इलेक्शन कमिश्नर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ये अपॉइंटमेंट सिटिंग सरकार की एडवाइस पे करते हैं। पहले इलेक्शन कमीशन की बहुत स्ट्रॉन्ग रेप्यूटेशन थी, क्योंकि कमिश्नर्स इंडिपेंडेंट और आउटस्पोकन सीनियर ऑफिसर्स हुआ करते थे। लेकिन 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी, जिसमें कहा गया कि जब तक पार्लियामेंट की कोई न्यू लॉ नहीं बनती तब तक इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट एक कमेटी करेगी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। लेकिन सरकार ने इस रूल को बाईपास कर दिया और उन्होंने एक नया रूल पास किया, जिसमें चीफ जस्टिस को हटा दिया गया और उसकी जगह प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेट किए गए एक कैबिनेट मिनिस्टर को कमेटी में डाल दिया गया। मतलब इसका सीधा मतलब तो यही निकलता है कि अब सरकार अपने पसंद की इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस नए लॉ को चैलेंज किया है, लेकिन अभी तक इस पे कोई फाइनल सुनवाई नहीं हुई है। इसी वजह से कांग्रेस एमपीज भी कह रहे हैं कि जब तक इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं होगी तब तक वोटर मैनिपुलेशन जैसे इश्यूज सॉल्व नहीं होंगे। और ईसीआई यहाँ पे इंडिपेंडेंट कैसे हो सकती है? तो देखो, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट प्रोसेस को ठीक करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो ओरिजिनल रूलिंग दी थी उसको वापस लाना चाहिए, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी सिलेक्शन पैनल का हिस्सा होते हैं। इससे इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी
इनइक्वालिटी बनी रहेगी। दूसरा, रिटायर्ड इलेक्शन कमिश्नर्स पर पॉलिटिकल पोस्ट लेने पर बैन लगाना चाहिए। अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई रूल नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद इलेक्शन कमिश्नर्स गवर्नमेंट द्वारा कोई पोस्ट नहीं ले सकते। और इसका एडवांटेज ये होगा कि अगर किसी कमिश्नर को पता है कि वो अपनी रिटायरमेंट के बाद वो किसी पॉलिटिकल पोस्ट पे नहीं जा सकता है, तो वो अपने टेंचर में और ज्यादा न्यूट्रल होकर काम करेगा। सोचिए, अरुण गोयल ने इलेक्शन डेट अनाउंस होने से 2 दिन पहले रिजाइन किया और बाद में क्रोएशिया का एम्बेसडर बना दिए गए। ऐसे एग्जांपल्स इसी के इंडिपेंडेंस पे सवाल उठाते हैं। यहाँ पे कुल मिलाजुलाकर बात ये है कि ईसीआई ने लोगों का भरोसा खोया है। एंड अब अगर ईसीआई लोगों के भरोसा को जीतना चाहती है तो उसको इन सारे चेंजेस को अपनाने होंगे और इस वोट चोरी एलिगेशंस को और बेटर तरीके से एड्रेस करने होंगे। एंड अगर आप यहाँ पे चुप बैठते हो तो ये गलत है, बिकॉज अगर वोट मैनिपुलेशन हुआ है तो हमारे वोट के साथ ही हुआ है। इसीलिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो ताकि सारे वोटर्स अवेयर हो और ईसीआई से क्वेश्चंस पूछे ताकि ईसीआई एक्चुअल में फेयर इलेक्शंस करवाए और हमारी जो खूबसूरत डेमोक्रेसी है उस पे कोई दाग ना लगे। वैसे अगर आपका नाम भी वोटर लिस्ट से काटा गया है या किसी भी प्रकार की मैनिपुलेशन की गई है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसके बारे में मैंने पूरे डिटेल में अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एंड हाँ, इस वोट चोरी वाली मुद्दे पे अपना ओपिनियन कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।